हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीआईपी सर। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विपुल और ये है मैथ्स की क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये चल रहा हमारा आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन सीरीज जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 5 एक एक क्वेश्चंस को। और अब तक हम लोग आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 5A में क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर चुके हैं। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग आज अभी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग पेन पेपर लेकर रेडी हो जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को स्टार्ट करें। आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 26। द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड 13 टर्म इज -6। यहाँ पे हमें दो टर्म के बारे में दिया गया है, एक है 7 टर्म और दूसरा है 13 टर्म। दोनों के वैल्यूज यहाँ पे दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अब तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, पिछले क्लासेस नहीं देखे हैं, तो जरूर से देख ले। मैंने बताया था आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में, एन टर्म ऑफ एपी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आरएस सॉल्यूशन हमारा चल रहा है अभी। और कोई अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में नहीं पता है, ये होता क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ाई करते हैं, तो जरूर से आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट को देखें, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट वीडियो है। उसके बाद काफी सारे वीडियो आ चुके हैं जिसमें मैंने बताया था nth टर्म ऑफ एपी के बारे में, मिडिल टर्म ऑफ एपी के बारे में, और फिर हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 5.2 दोनों को मैंने सॉल्व किया था। और अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं आरएस एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चंस को। और इसमें भी मैंने अब तक क्वेश्चन 25 तक मैंने सॉल्व कर दिया है और ये आज आई थिंक ये फोर्थ पार्ट होगा आरएस एक्सरसाइज 5A का। तो आप लोग उन सभी वीडियोस को जाके देखें, अगर नहीं देखे हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। द सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज -4। यहाँ पे 7 टर्म दिया गया है यानी कि T7 इक्वल टू -4 और 13 टर्म दिया गया है, इट मींस व्हाट, T13 इक्वल टू -6। ये दो चीजें यहाँ पे दी गई हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है एपी क्या होगा। एपी को फाइंड आउट करने के लिए हमें कम से कम दो चीज का पता होना जरूरी है। फर्स्ट वन इज फर्स्ट टर्म एंड सेकंड वन इज कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हम लोग कुछ भी ऐसा करके अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट अगर कर पाते हैं तो हम लोग यहाँ पे एपी बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। तो T7 क्या होता है, मैंने बताया था आप लोगों को Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये मैंने बताया था जब मैंने पढ़ाया था nth टर्म ऑफ एपी के बारे में। इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पे जाकर के जरूर से देखें। अगर नहीं देखे हैं तो इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। Tn यानी कि T7 इक्वल टू ए क्या यहाँ पे नहीं पता, एन बिल्कुल 7 है तो 7 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू -4, डी भी हमें नहीं पता, यानी ये क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू -4। सिमिलरली अगर सॉल्व करें हम लोग इस T13 को, ये क्या हो जाएगा, a प्लस 13 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू -6। सॉल्व करें क्या मिलेगा, a प्लस 12d इक्वल टू -6। इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आया, a प्लस 6d इक्वल टू -4 और a प्लस 12d इक्वल टू -6। इसे कर दे रहे हैं इक्वेशन 1 और इसे कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a का वैल्यू और d का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, अगर इन दोनों इक्वेशन में से हम लोग कुछ ऐसा करें कि कुछ एलिमिनेट हो जाए। आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहां पे हमारे पास दो इक्वेशन दिया गया होता था और उसमें दो वेरिएबल होता था, फिर हम लोग वहां से दोनों वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। अगर आपने नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं, वो भी हमारे चैनल पे मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, फर्स्ट वन इज ए, सेकंड इज डी, ए डी। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें, दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर दें क्या हो जाएगा, ए यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो आइए करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। क्या हो जाएगा, a माइनस ए 0, 12 माइनस 6 6d
और -6 माइनस माइनस प्लस 4 -6 और +4 क्या हो जाएगा -2। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आगे सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू -2/6, यानी कि यहाँ जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया वो क्या आया -1/3। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास d आ चुका है। अभी भी हमें एक और चीज की जरूरत है, वो कौन है, a, यानी कि फर्स्ट टर्म। उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे दो इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों में हमें a और d अवेलेबल है, और इस d के वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में अगर पुट कर दे तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगा। तो करते हैं, किसी एक के पुट कर लेते हैं, फ्रॉम 1, क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, a प्लस 6 d का वैल्यू -1/3 इक्वल टू -4, -4 था यहाँ लिख दिया -4। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, a ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 ये -2 और a इक्वल टू क्या आ जाएगा -4, और ये जो निगेटिव है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव। तो a का वैल्यू क्या मिला, हमें मिला a का वैल्यू -4 + 2 -2, तो हमें a भी मिल गया और हमें d भी मिल गया, बस AP तो बन गया। AP क्या होता है, फर्स्ट टर्म लिखेंगे पहले, उसके बाद फर्स्ट टर्म में हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे। फर्स्ट टर्म ये हो गया और इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस को अगर ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, कुछ इस ढंग का आएगा, और फिर 2 + 2 × -1/3 ऐसे करते जाएंगे। सॉरी यहाँ -2 है ना, यहाँ भी -2 होगा, -2 + 3 × -1/3, और ये कंटिन्यू चलेगा। तो क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म 2, सॉल्व करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और 1 -7/3, 3 × 2 = 6 और -2, ये क्या हो जाएगा 6 और -2 -8/3, और ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो -2 -1 ये हो जाएगा -3। इस तरह से हमारे पास जो AP आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, -2 -7/3 -8/3 -3, और ये कंटिन्यू चलते रहेगा। हमसे पूछा गया था AP निकालने के लिए, हम लोगों ने यहाँ पे AP फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने NCERT एक्सरसाइज 5.2 में भी सॉल्व किए थे, वहाँ पे ऐसे काफी क्वेश्चंस थे, मैंने वहाँ पे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है जरूर से देखिए, वहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखें, अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं आप लोगों को, रिपीट कर दे एक बार, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा क्या था कि आपके पास 7 टर्म दिया गया है और 13 टर्म यहाँ पे दिया गया है, और हमें बस AP फाइंड आउट करना है। 7 टर्म का मतलब क्या होता है, T7 का वैल्यू क्या हो गया -4, T13 का वैल्यू -6 हो गया, और T7 को लिखते कैसे हम लोग, a + n-1 × d यूज करते हैं फॉर्मूले का, वैसे हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, n की जगह 7 पुट किया गया, और जो भी वैल्यूज दिए गए थे -4 लिख दी। यहाँ पे एक इक्वेशन बन के ये आया। सिमिलरली इस साइड से हमें एक और इक्वेशन बन के आया, फिर दोनों इक्वेशन को हम लोग यूज किए, एक दूसरे सब्ट्रैक्ट कर दिए, और हमें d का वैल्यू मिल गया, d = -1/3, और फिर सॉल्व कर चले गए हम लोग। d का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमें मिल गया a का वैल्यू, और जैसे ही हमें a का वैल्यू मिल गया, हमें क्या पता है, हमें पता है कि जनरल टर्म जो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो क्या होता है, a + d, a + 2d, a + 3d, ये होता है। इस पे हम लोगों ने यहाँ पुट करते गए, a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन। या फिर सिंपल आप कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल लें, उसमें d को ऐड कर दें, सेकेंड टर्म निकाल लें, उसमें d को ऐड कर दें, थर्ड टर्म निकाल लें, उसमें d को ऐड कर दें। आप कैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही करें या फिर ऐसा ही नहीं आप वैसे ही करें, आपका मर्जी, आप जैसे करना चाहें वैसे आप इसे कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे। हाँ, तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27। आइए पढ़ते एक बार, क्वेश्चन में लिखा गया है द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0। यहाँ पे फोर्थ टर्म जो AP का है वो 0 है।
It means what? It means T4 equal to 0. Proof that its 25th term is 3 times its 11th term. हमें प्रूफ क्या करना है कि उसका जो 25वां टर्म है वो इसके 11 टर्म के 3 टाइम्स है। मतलब ये हमें प्रूफ जो करना है वो क्या है? T25 इज ट्रिपल ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स किसके? तो T11 हमें ये चीज प्रूफ करना है। ठीक है, 25th टर्म इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म, ये प्रूफ करना है। आइए देखते हैं कैसे कर पाते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला चीज जो यहाँ पे दिया गया है T4 इक्वल टू 0 दिया गया है। सबसे पहले इसे हम लोग लिखते हैं। T4 क्या होता है? अभी मैंने बताया था Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी फॉर्मूले पे यहाँ पे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। a प्लस n की जगह क्या आ जाएगा? 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a और d के बारे में हमें पता नहीं है, ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 3d इक्वल टू 0। इसे कर देना इक्वेशन 1। आगे देखते हैं। हमें यहाँ पे दो चीज का ध्यान रखना है, एक है 11 टर्म और एक है 25 टर्म। एक काम करते हैं, बारी बारी से दोनों को यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर हम लोग फाइंड आउट करें T25, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो T25 क्या हो जाएगा? a प्लस 24d, इक्वेशन नंबर 2। और अगर हम लोग चाहे यहाँ पे इस a के वैल्यू को इसमें पुट करना, ऐसा करते हैं, इसे हम लोग कुछ इस ढंग से लिखते हैं a इक्वल टू माइनस 3d। क्या लिखते हैं हम लोग इसे? a इक्वल टू माइनस 3d, ये हो गया इक्वेशन 1। और इस a के वैल्यू को हम लोग अगर इसमें यूज कर लें, अगर इक्वेशन 1 में जो a का वैल्यू आया है माइनस 3d, इसे हम लोग इक्वेशन 2 में अगर यूज कर लें तो क्या हो जाएगा? यूजिंग इक्वेशन 1 इन 2, इक्वेशन 1 में जो a का वैल्यू आया है उसे हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा? T25 इक्वल टू a का वैल्यू माइनस 3d प्लस 24d। दैट मीन्स व्हाट? T25 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 21d। इसमें कोई दिक्कत किसी को? हम लोगों ने क्या किया, T4 इक्वल टू 0 दिया गया था, उसे हम लोगों ने 0 के इक्वेट किया। फॉर्मूला जो होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन इक्वल टू 4 यहाँ पुट किया हम लोग। क्या मिला? a प्लस 3d इक्वल टू 0, और a इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 3d। ये चला गया इधर, साइंस का चेंज हो गया। अब फिर निकाले T25 हम लोग। T25 ये क्या हो गया? a प्लस 24d, और इस a के वैल्यू जो कि इक्वेशन 1 में आया था उसे इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर दिए। जैसे ही पुट किए, a के जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस 3d प्लस प्लस 24d। सॉल्व किए तो क्या मिला? 25th टर्म इक्वल टू 21d। ऐसे हमें करना होगा अब 11 टर्म को। आइए करते हैं एक बार। T11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिमिलरली a प्लस n माइनस 1 यानी कि 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 12d। ये क्या हो जाएगा? a प्लस 12d। ये T11 हो गया। और हम लोग यहां भी चाहें तो यूज कर सकते हैं, इसे कर देना इक्वेशन 1 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और इस इक्वेशन में 3 में भी अगर हम लोग इक्वेशन 1 के वैल्यू को पुट कर दें, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में a का जो वैल्यू आया है उसे अगर हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर दें, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 3 है, हाँ, ये क्या आ जाएगा? माइनस 3d प्लस 12d, माइनस 3d और प्लस 12d। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9d। ये क्या आ जाएगा? 9d। एक मिनट, कुछ मैंने यहाँ पे गलती कर दिया है। हाँ, ये क्या हो जाएगा? 11 माइनस 1, ये हो जाएगा 10d, और ये भी हो जाएगा 10d, और फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7d। ठीक है,
तो T11 इक्वल टू क्या मिल गया हमें 7D और T25 मिल गया 21D। अब हमसे क्या बोला गया है, प्रूफ करने के लिए 25th टर्म जो है वो 11 टर्म का 3 टाइम्स है। मतलब अगर 11 टर्म में हम लोग 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें 25th टर्म मिल जाएगा। ऐसा हमें प्रूफ करना है, तो देखते हैं करके। ये रहा हमारे पास 25th टर्म और ये रहा T11। अगर T11 में ऐसे लिखते हैं एक बार, मल्टीप्लाइंग बाई 3 क्या हो जाएगा, T11 इक्वल टू 3 इंटू 7D, 7 3 जा 21D। और 21D किसके बराबर है, 21D यहाँ है, ये रहा 21D, 21D इधर है और ये किसके बराबर है, ये है 25th टर्म के बराबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 21D आया है, ये क्या हो गया, ये हो गया T25। इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि इससे क्या प्रूफ हो रहा है, T25 जो है वो क्या है 3 टाइम्स 11 टर्म। चेक कर लें आप लोग फटाफट से। T11 का वैल्यू 7D आया है, 7D को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 7 3 जा 21, 21D। 21D है क्या, 21D 25th टर्म है। इसका मतलब 25th टर्म जो है वो 11 टर्म का 3 टाइम्स है, 11 टर्म का ट्रिपल है। वही आपको यहाँ पे दिया गया था, पे में प्रूफ करना था। प्रूफ दैट इज 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11 टर्म, वो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बस आपको बेसिक जो मैंने बताया है उसे ध्यान रखना है, फॉर्मूले को ध्यान रखना है और किस तरह से हम लोग यहाँ पे इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा उससे पहले लिखना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो भी क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है, जो भी क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले उसे नोट डाउन करना है। यहाँ पे T4 दिया गया था, हम लोगों ने लिख लिया और जैसे ही T4 हम लोगों ने देखा तो माइंड में क्या स्ट्राइक हुआ, T4 Tn यानी कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला। बस उस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किए और बस सॉल्व करते गए। और जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे जाके आप रुक जाएंगे, a प्लस 3d इक्वल टू 0, बिल्कुल रुक जाएंगे। आगे करना है क्या, आगे कुछ दिया ही नहीं है। हाँ, लेकिन हमें ये पता है कि 25th टर्म और 11 टर्म के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ कब कर पाएंगे, तो प्रूफ कैसे कर पाएंगे, जब तक हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि T25 निकाल सकते हैं, T11 निकाल सकते हैं। और जब हम लोगों ने T25 निकाला तो हमें क्या दिखा, a प्लस 24d। जैसे मुझे दिखा तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ भी एक इक्वेशन है, यहाँ भी एक इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। फिर दिमाग में आया क्या हम लोग इस a के वैल्यू को, इस जगह से a के वैल्यू को अगर निकाल लें इक्वेशन 1 से और उस वैल्यू को अगर इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमें एक सिंपल टर्म में, मतलब एक सिंगल वेरिएबल में हमें उसका वैल्यू मिल जाएगा। अभी क्या था ये, अभी ये था a प्लस 24d, तो दो वेरिएबल्स थे a और d। लेकिन जब हम लोगों ने इक्वेशन 1 के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया तो क्या मिला हमें, 25 इक्वल टू 21d सिंगल वेरिएबल मिल गया। जैसे जैसे वेरिएबल कम हो जाएगा हमारा काम क्या हो जाएगा, उतना आसान हो जाएगा। फिर सिमिलरली हम लोगों ने 11 टर्म फाइंड आउट किया। अब तो पता ही था हमें फिर से कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पुट किया था वैसे यहाँ भी पुट कर देंगे। और फिर क्या हुआ कि हमें T11 का वैल्यू और T25 का वैल्यू दोनों क्या मिल गया, दोनों D के टर्म में मिल गया, मतलब कॉमन डिफरेंस के टर्म में मिल गया। यहाँ भी D है और यहाँ भी D है, दोनों हमें D के टर्म मिल गया। हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता कि यहाँ पे T25 जो मिला वो क्या मिलता, कुछ ऐसा, बिल्कुल इक्वेशन 2 के जैसा ऐसा मिलता, और T11 मिला हमें कुछ ऐसा। तो क्या कोई कंपेयर करके बता सकता है क्या कि ये इसका 3 टाइम्स है? नहीं कर पाएंगे कंपेयर, क्योंकि यहाँ पे दो दो वेरिएबल है, a भी है d भी है और एग्जैक्ट 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, अपने काम को आसान करने के लिए a के वैल्यू को दोनों इक्वेशन में पुट करके दोनों को d के फॉर्म में लिखा। T11 इक्वल 7d एंड T25 इक्वल टू 21d, दोनों जब d के फॉर्म में आ गया तो हम लोग अब क्या करते हैं, डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर चेक कर सकते हैं क्या ये 3 टाइम्स हो रहा है या नहीं, या फिर जो भी रिलेशन दिया जाएगा वो उसे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ये कर रहा था बिल्कुल, 7 3 21d। आई होप ये समझ में आया होगा कैसे कैसे हम लोग कैसे सोचना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या
कैसे अप्रोच लेना होता है, किस तरह सोचेंगे तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस अगर आप देखते रहें क्वेश्चन को कि हाँ ये फोर्थ टर्म दे दिया, अब हम क्या करें, प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को प्रूफ करना है, तो मतलब ये मुझसे होगा ही नहीं। तो इन बातों को आपको थोड़ा सा टैकल करना होगा, थोड़ा आगे बढ़ना होगा एक कदम, और क्वेश्चन में जैसे जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को सॉल्व करने के लिए बस बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। अगर मेरे साथ साथ आप अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल सीख जाएंगे, और जब हैबिट आपको हो जाएगी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो आप लोग बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी कभी भी किसी भी एग्जाम में आप लोग आसानी से सॉल्व करके एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, जहां आप देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। अगर समझ में आ रहा है सब कुछ जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं एक बार, यस सर समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे है, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, क्वेश्चन में लिखा गया है इफ द सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज 0, अगर एपी का सिक्स टर्म 0 हो, देन सो दैट 33rd टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 15th टर्म। बिल्कुल ये क्वेश्चन कैसा है, लास्ट क्वेश्चन के जैसा जो मैंने अभी सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे मैंने बताया उसी अप्रोच के साथ आप लोगों को ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। अगर आप जैसे मैंने बताया वैसे करते हैं, उस अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछे, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन फिलहाल आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बेटर होगा, ताकि जो मैंने बताया है आपको पता चलेगा कि वो क्या आप लोग उसे सीख पाए या नहीं सीख पाए। तो कोई प्रॉब्लम हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर ऐसा लग रहा हो कुछ छूट गया, आप वीडियो को रिपीट कर दे सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसे आप कमेंट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन 29। तो ये आपके सामने आज होगा 5A क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, द सम ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ दिस एपी इज 34, फाइंड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, फोर्थ टर्म दिया गया है, फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म का सम दिया गया है, और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जिसे मैंने बताया था आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, और बाकी कंसेप्ट मैंने बताए थे, मिडिल टर्म ऑफ एपी, और उसके भी कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, जरूर से देख ले। इस सभी वीडियो का लिंक कहाँ मिलेगा पता ही आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे। इस क्वेश्चन में करना क्या है, फटाफट सॉल्व करते हैं हम लोग। जो भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दिया गया है उसे हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे लिखा गया वैसे वैसे करते जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। क्या दिया गया है, फोर्थ टर्म यानी कि T4 इक्वल टू 11 लिख लिए। फिर क्या दिया गया, सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म, सम ऑफ फिफ्थ टर्म T5 एंड T7 दोनों का सम, सम कितना दिया गया 34 लिख लिया हम लोगों ने। दिए गए इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने लिख लिया, क्लियर। अब हमें क्या पता है, T4 T5 T7 है क्या, ये Tn है, और Tn क्या होता है, Tn होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो आप सभी को पता है, मैंने बताया भी था आप लोगों को एनेक्टम एपी में, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अब तो सॉल्व कर चुके हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन में ये फॉर्मूला तो यूज हुआ ही हुआ है। इसी का यूज करेंगे हम लोग इधर भी और इधर भी, करते हैं फटाफट से। टी एन यानी कि D4 क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन। ए नहीं पता, एन बिल्कुल पता है, माइनस वन, डी नहीं पता, इक्वल टू 11। क्या मिलेगा, a प्लस 3d इक्वल टू 11। ठीक है, सेम काम इधर भी करेंगे हम लोग। T5 क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस वन इंटू डी, प्लस T7 क्या हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी, इक्वल टू क्या दिया गया है 34। जो जैसे लिखा हुआ है बस वैसे ही मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, मैंने कुछ अपने मन से यहाँ पे नहीं किया है। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा, a प्लस 4d, और ये हो जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू 34। क्लियर, a प्लस a 2a, 4 प्लस 6 10, d इक्वल टू 34। अगर यहां से देखें 2 दोनों में कॉमन होगा, निकाल लेते हैं, a प्लस 5d आ जाएगा इक्वल टू 34, और ये 2 जो है वो क्या जाएगा
वो जाएगा राइट हैंड साइड में 34 को डिवाइड करने के लिए, और डिवाइड कैसे करेगा 34/2, इट मीन 17 इंटू 34। ये कितना आ गया, ये आ गया 17। a प्लस 5d इक्वल टू 17 आ गया। और इसे कर दे इक्वेशन नंबर हम लोग अगर 1 इस वाले को, और इसे कर दे इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास दो इक्वेशन फिर से मिला, दोनों में दो दो वेरिएबल है a और d, दोनों को सॉल्व तो कर ही लेंगे हम लोग। कैसे करते हैं पता ही है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन। आप किसी को कर सकते हैं, 2 में से 1 करे या 1 में 2 करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा, a माइनस a 0, 5 माइनस 3 2d, 17 माइनस 11 6, d इक्वल टू 6/2, d इक्वल टू 3। हमें d का वैल्यू मिल गया। हमें चाहिए क्या था, हमें तो चाहिए था कॉमन डिफरेंस, मिल गया, खत्म कहानी, क्वेश्चन कंप्लीट। हमसे पूछा गया था कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, हम लोगों ने निकाल लिया, हो गया सॉल्व। अगर आपसे पूछा जाए फर्दर कि a क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि AP क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करेंगे, हमें d का वैल्यू मिल चुका है, इस d के वैल्यू को कुछ नहीं करेंगे, हमें d का वैल्यू मिल चुका है, इस d के वैल्यू को हम लोग किसी भी क्वेश्चन में 1 में या 2 में किसी में पुट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा। और जैसे ही मिल जाएगा a का वैल्यू, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d करते जाएंगे, और मेरा इक्वेशन जो है, मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो रेडी हो जाएगा। हम लोग बड़े आसानी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा गया था कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, हम लोगों ने निकाल लिया। अगर आपसे पूछा जाता a और AP निकालने के लिए, तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देख लें आप लोग इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 30 after solving question 29. Question number 30 is similar to the question number 29. So we skip question number 30. You have to solve question number 30, and if you find any difficulty, you can comment in comment box. I will definitely provide the detailed solution of this question if you face any problem. Otherwise, you have to solve question number 30 yourself. Now the next question is question 31. Determine the nth term of the AP whose 7th term is -1. यहाँ पे हमें nth term फाइंड आउट करना है AP का, जिसमें क्या दिया गया है, 7th term दिया गया है और 16th term भी दिया गया है। हमें दो टर्म के बारे में पता है, कौन कौन सा वो टर्म है, वो है T7 इक्वल टू -1, और फिर हमें क्या पता है, हमें पता है T16 इक्वल टू 17। हमें दो टर्म के बारे में पता है, और निकालना क्या है, nth टर्म के बारे में। देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन प्रोसेस मेरा वही सेम होगा, काम करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, और ऑटोमेटिकली nth टर्म भी हमें मिल जाएगा। क्या होता है T7 होता है a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -1। ये क्या हो जाएगा, a प्लस 6d इक्वल टू -1। ये क्या होता है, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 17, यानी कि a प्लस 17 15, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 15d इक्वल टू 17। तो हमें क्या मिला, यहाँ से दो इक्वेशन मिला, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, a माइनस a 0, 15 माइनस 6 9d इक्वल टू 17 माइनस 1, 17 माइनस प्लस 17 प्लस 1, इट मीन्स 18। सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, d का वैल्यू 18/9, और d इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9 2 जा 18, तो d का वैल्यू हमें 2 मिल गया।
और इस डी के वैल्यू 2 को हम लोग किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, क्वेश्चन 1 या फिर क्वेश्चन 2 में हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें निकालना है nth टर्म। तो आप ये सोच रहे होंगे कि लास्ट क्वेश्चन में सर आपने तो बस डी निकाल छोड़ दिया, क्योंकि वहां पे सिर्फ हमें कॉमन डिफरेंस पूछा गया था। यहाँ पूछा गया हमसे nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। और अगर आपको ध्यान हो तो nth टर्म क्या होता है? Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है ना। यहाँ पे हमें ए भी चाहिए और डी भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो डी तो निकाल लिए हम लोग, अब हमें ए भी निकालना होगा। तो करते हैं, निकालते हैं। किसी भी क्वेश्चन पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा देखते हैं एक बार। a प्लस सिक्स इंटू डी का वैल्यू 2 इक्वल टू माइनस वन। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस वन, 6 टू जा 12, शिफ्ट होगा इधर, हो जाएगा निगेटिव। ए इक्वल टू क्या मिल गया? -13। हमें ए भी मिल गया और डी भी मिल गया, दोनों वैल्यू हमें मिल गया। अब क्या करना? अब तो हमें nth टर्म निकालना है। आपसे nth टर्म पूछा जाए, एपी निकालने में पूछा जाए, आप निकाल सकते हैं। nth टर्म ऑफ द गिवन एपी क्या हो जाएगा? Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी का यूज करेंगे। तो Tn इक्वल टू ए क्या मिला है? ए मिला है -13। एन की जगह पे एन है तो एन ही रहेगा, -1। और डी क्या मिला हमें? डी का वैल्यू मिला है 2, यहाँ पे पुट कर देंगे 2। सॉल्व करना है। -13 -2n, सॉरी ये +2n होगा ना, +2n -2। 13 -2 क्या हो जाएगा? 13 -2 -13 -2 -15। तो हमें Tn का वैल्यू क्या मिल गया? 2n -15। मैंने आपको बताया था जब मैंने पढ़ाया था nth टर्म ऑफ एपी के बारे में, तो मैंने क्या बताया था? अगर हमें nth टर्म निकालने को बोला जाए तो कैसे निकालते हैं। तो वहां मैंने बताया था कि nth टर्म क्या होता है? ऐसा एक हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा जिसमें हम लोग n के वैल्यू की जगह पे, n की जगह पे कोई भी वैल्यू रख दें। जो टर्म हमें निकालना हो, फिफ्थ टर्म निकालना हो तो n की जगह पे 5 पुट कर दें, सेकेंड टर्म निकालना हो n की जगह पे 2 पुट कर दें। जो टर्म हमें निकालना हो, 100 टर्म क्यों निकालना हो, 1000 टर्म निकालना हो, जो भी टर्म निकालना होगा उस टर्म के वैल्यू को हम लोग n की जगह पे पुट कर देंगे और हमें वो टर्म मिल जाएगा। तो वही हमें यहाँ पे निकालना था, nth टर्म हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछें। देख ले ध्यान से, जैसे मैंने बताया है वैसे ही अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डेफिनेटली आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन को पढ़ते ध्यान से, क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे। If 4 times the fourth term of an AP is equal to 18 times its 18 term, फिर से कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम नहीं है लेकिन टाइप बिल्कुल सेम है। फोर्थ टर्म वो इसके बराबर है, इसका 18 टाइम उसके बराबर है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया गया है। और जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उससे पहले नोट डाउन करेंगे, फिर क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। आइए करते हैं। क्या दिया गया है? 4 टाइम इस फोर्थ टर्म, ध्यान देना टर्म पे कौन है, ये फोर्थ टर्म है। क्या करेंगे? 4 टाइम्स किसका? तो फोर्थ टर्म का, यानी कि T4 ऑफ एन इज इक्वल टू दे दिए इक्वल टू का साइन। 18 टाइम्स इट 18 टर्म, 18 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई कौन सा टर्म? 18 टर्म। बन गया इक्वेशन। इस समय कैसे लिखे? 4 टाइम्स 4 इंटू टाइम्स कौन सा टर्म? फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 18 टाइम्स 18 टाइम्स कौन सा टर्म? 18 टर्म 18 टर्म हो गया। अब हमें पता है T18 क्या होता है और T4 क्या होता है, बस लिख लेंगे। 4 T4 क्या हो जाएगा? A प्लस, इसे कुछ ऐसा कर देना है, A प्लस 4 - 1 इंटू डी
इक्वल टू 18 टाइम्स कौन सा T18, यानी कि A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा A प्लस 3D, और ये क्या हो जाएगा A प्लस 17D। ये कुछ इस ढंग का हमें देखने को मिला। अब क्या करना है, हमें 22nd टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं फटाफट से। हम लोग इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। कर दे क्या, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। ये क्या हो गया, ये हो गया 2a 2a 2 इंटू 3 6d इक्वल 9 2a 9a 17 9 जा 153d। हमें कुछ ऐसा मिला। अगर इसे हम लोग एक साइड कर ले, देखते हैं क्या मिलता है। 2a और 9a, a को इधर भेज दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 9a माइनस 2a, बिल्कुल हो जाएगा। और 6d और 153 को इधर भेज दे रहे हैं, इधर आ गया। ये क्या हो गया, ये हो गया 7a इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 147d निगेटिव का। a इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 147d बाई 7, यानी कि a इक्वल टू क्या मिला, 7 2 जा 14 7 1 जा 7 निगेटिव d। a का वैल्यू क्या मिला, माइनस 21d। हम लोगों ने a के वैल्यू को d के रिस्पेक्ट में यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ये हम लोगों ने कुछ किया ऐसा नहीं, हम लोगों को जो भी क्वेश्चन में दिया गया था उसे सॉल्व करते चले गए, करते 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 हमें कुछ ऐसा मिल गया। ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है, मिल गया कोई बात नहीं है। हमें अब निकालना क्या है, आगे ध्यान देते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है T22। ये क्या हो जाएगा, a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल होगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले पे ऐसा हो जाएगा बिल्कुल। अब देखते हैं आगे, a प्लस 21d होगा, a प्लस 21d। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, अगर a के वैल्यू को पुट कर दे इसमें, अगर a के वैल्यू को इसमें पुट कर दे तो क्या मिलेगा, पुट a इक्वल टू कितना है यहाँ पे, माइनस 21d इन, एक काम करते हैं, इसे कर दे रहे हैं इक्वेशन 1 और इसे कर दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 के वैल्यू को इक्वेशन 2 में हम लोग डायरेक्टली पुट करें और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा, T22 इक्वल टू a की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस 21d और प्लस 21d तो पहले से है ही इक्वेशन में। तो T22 इक्वल टू, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 0। तो 22वां टर्म जो है, 22nd टर्म जो है इस दिए गए AP का, वो क्या है, 0। समझ में आया हम लोगों ने कैसे यहाँ पे फाइंड आउट किया। मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया जा रहा है उसे आप लिख लें। हम लोगों ने उसे एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, लैंग्वेज के फॉर्म में तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको मैथमेटिकल फॉर्म में उसे यहाँ पे लिखना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिए। और T4 T18 का वैल्यू पता ही आप लोगों को कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 डी के फॉर्म में करके हम लोगों ने उसे यहाँ पे किया। देखिए करते गए अपने आप a का वैल्यू d के टर्म में हमें मिल गया। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे तो दोनों को दो साइड कर दिया, आप ये सोच रहे होंगे सर आपने क्या किया कि a को एक तरफ और d को एक तरफ कर दिया। अगर हम ऐसा नहीं करें, सर ऐसा कुछ करते कि बस दोनों एक ही साइड आता, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट साइड में आता, दोनों क्या होता, a और d जो भी है वो एक ही साइड में आता, तो क्या कर पाते हैं, तो भी बिल्कुल वही काम करते हैं। यहाँ से कैसा होता, यहाँ से अगर देखें ध्यान से, कुछ ये ऐसा था ना, अगर यहाँ से कैसा आता, ये आता 7a प्लस 147d इक्वल टू 0, और ये क्या बनता, ये भी बनता एक इक्वेशन, ये भी बनता एक इक्वेशन, बस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, मिल जाता हमें। तो बात एक ही है,
बस लिखने तरीका अलग है, ऐसे लिखिए थोड़ा सा आसान बनेगा, आसानी से सॉल्व है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर से पूछें। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो आपके स्क्रीन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 33। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 32, और ये क्वेश्चन 33 आपके स्क्रीन पे है। पढ़ते हैं, लिखा क्या है, इफ 10 टाइम्स द 10 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15 टर्म ऑफ एन एपी। यहाँ पे दिया गया बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये। और हमें क्या करना है, 25th टर्म जो है वो जीरो शो करना है। यहाँ पे क्या था, हमें 22nd टर्म निकालना था। प्रीवियस क्वेश्चन में जो क्या आया था, एग्जैक्टली इस जगह पे जीरो आ गया था ना। सेम यहाँ पे वैसे ही सॉल्व करेंगे, इस बार ये करना हमें वो शो करके दिखाना है। बात एक ही है, निकालेंगे तो जीरो आएगा, या फिर शो करना हो तो जीरो आएगा, बात एक ही है। आप लोग बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल। तो आपके सामने है आर एस एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 34। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आर एस अग्रवाल, मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मैंने सॉल्व कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर से उसे देख ले, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, खासकर एक्सरसाइज 5.2 में। और 5.2 में एक चीज है कि क्वेश्चन नंबर 6 टू लेकर के क्वेश्चन नंबर जहां तक दिया गया 2021 तक, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एक सिंगल सेशन में सॉल्व किया है। तो आप लोग उसे देख सकते हैं, एक ही वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और उसे आप लोग प्रैक्टिस करें। फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 34। क्या लिखा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इसका फर्स्ट टर्म 5 दिया गया है, तो फर्स्ट टर्म 5 दिया गया अगर है तो हम लोग क्यों ना इसे लिख लें, फर्स्ट टर्म 5 यानी कि a इक्वल टू 5 दिया गया है, एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म। तो पहले 4 टर्म का जो सम है वो नेक्स्ट 4 टर्म के सम का हाफ है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो इससे भी लिख लेते हैं हम लोग फटाफट से। क्या लिखा गया है, फर्स्ट 4 टर्म यानी कि t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, ये पहले 4 टर्म का सम क्या है, इज, ऐसे लिखेंगे, एंड सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म लिख लिया हम लोग, फर्स्ट 4 इज के इक्वल टू हाफ द सम, हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म। नेक्स्ट 4 मतलब t5 t6 t7 t8, t5 t6 t7 और t8, बिल्कुल कुछ ऐसा ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब बात रही यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म और फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया गया है, हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, स्मॉल डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। यूजुअली हम लोग स्मॉल डी ही लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे लिख भी दिया, क्लियर कर दिया। बस क्या करेंगे हम लोग, जो भी जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे यहाँ पर लिखते जाएंगे और हमें मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ लिखने तरीका क्या होगा, अगर आपको निकालना है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, या तो आप यूज कर ले इसका फॉर्मूला, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डिफरेंट डिफरेंट एन की जगह 1, एन की जगह पे 2, एन की जगह पे 3 और 4, ऐसे सो वन पुट करते जाएंगे, निकल जाएगा। या फिर एक काम कर सकते हैं, हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, उसमें डी ऐड कर देंगे, सेकेंड टर्म फिर से डी ऐड कर देंगे, ऐसे करते जाएंगे तो हमें मिल जाएगा। तो करते क्या, लिखते हैं सभी को। T1 क्या है, T1 यानी कि A, फर्स्ट टर्म, जो पहला टर्म होगा वही T1 होता है ना, ये हो गया 5। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 5 प्लस डी, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2d, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3d, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, 5 प्लस, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म हो चुका है। हम लोगों ने फोर्थ टर्म यहाँ पे लिख लिया पहले ही, ये रहा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म।
वैसे जब यहाँ पुट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग 4, क्या मिलेगा 4 - 1 3d, a प्लस 3d। एक टर्म जो टर्म निकालना होता है उसमें हमें एक कम मिलता है d के साथ वैल्यू t। अगर 4 निकालना है यहाँ पे क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा, a प्लस 3d मिल जाएगा। इससे हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। इक्वल टू क्या दिया गया 1/2, 1/2 क्या 1/2 t5, ये क्या हो जाएगा a प्लस 4d। t6 क्या हो जाएगा a प्लस 5d। t7 क्या हो जाएगा a प्लस 6d। और सिमिलरली t8 क्या हो जाएगा a प्लस 7d। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया अपने अपने हिसाब से। अब बस सॉल्व करने की देरी है, करते हैं सॉल्व। 5 + 5 10, 15, 5 20, 20d, सॉरी 20 नॉट d, d यानी d इधर है, ठीक है। 20 प्लस d प्लस 2d 3d और प्लस 3d 6d, ये क्या हो गया 6d इक्वल टू 1/2 किसका, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। अच्छा मैंने a की जगह पे a ही लिख दिया, जहां जहां a है वहां पे क्या हो जाएगा, वहां वहां 5 आ जाएगा। ये गलती ना करें आप लोग। 5 5 5 हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। ध्यान से आप लोगों को सॉल्व करना है। मेरे पास तो मार्कर है और ये व्हाइट बोर्ड है, गलती भी होगी मैं यहाँ पे सही कर लूंगा, लेकिन अगर आप लोग मिस्टेक कर देते हैं तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 प्लस 5 + 4 9, 9 6 15 और 15 + 7 22 डी। यहाँ पे 2 है, अगर चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 20d प्लस 6d। 2 से होगा 10 टाइम्स, 2 से होगा 11 टाइम्स, 11d। आगे सॉल्व करिए अगर, तो क्या क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे d कहाँ से आ गया, हाँ 20 है ना, ठीक है। तो करते क्या है 6d को इधर भेज दे, क्या हो जाएगा 11 - 6 11d - 6d और 10 को इधर भेज देते हैं 20 - 10। 11 में 6 माइनस करेंगे क्या मिलेगा 6 5 11 होता 5d और ये आ जाएगा 10। तो d का वैल्यू क्या मिलेगा 10/5, यानी कि d का वैल्यू क्या मिलेगा 5 2 जा 10। तो हमें क्या मिल गया d का वैल्यू मिल गया 2। बस से निकालना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हम लोगों ने निकाल दिया। अगर यहाँ से पूछा जाता ऑल्सो राइट द एपी, या फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी, कुछ नहीं करते हैं, हमें डी पता है ए पता है, बस लिख देते हैं ऐसे करके ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये सॉल्व हो जाता। देख ले ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग, बिल्कुल। ये क्वेश्चन जो है ये सीबीएसई 2012 में पूछा गया है। ऐसा आपके सवाल बुक में लिखा हुआ है, वहां पे क्वेश्चन से लिखा होता है ईयर, मतलब ये क्वेश्चन उस पर्टिकुलर ईयर में पूछा गया है। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग ध्यान से सॉल्व करिए, क्वेश्चन को ध्यान से सीखे। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपके यहाँ से मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। बस ध्यान रखना है कि मिस्टेक नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 35, विजुअल हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 35, थोड़ा साइड हो जाते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लिखा गया है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन में लिखा क्या है, सम ऑफ द सेकेंड एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 30। सेकेंड टर्म और सेवन टर्म का जो सम है वो है 30 दिया हुआ। तो बस इंफॉर्मेशन मिल गया मुझे, सेकेंड टर्म और सेवन टर्म है, दोनों का सम कितना है 30 है। नोट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये है 35, सेकेंड टर्म और सेवन टर्म दोनों का सम कितना दिया गया है, ये है 30। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है क्वेश्चन में, इफ द 15 टर्म, इफ द 15 टर्म मतलब 15वां टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस द 8 टर्म, ट्वाइस द 8 टर्म, 15 टर्म जो है इज 1 लेस देन, एक कम है, किससे कम है, तो ट्वाइस द 8 टर्म। मतलब क्या, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मतलब ये 15 टर्म, 15 टर्म मतलब T15
इज की जगह इक्वल टू 1 लेस देन किससे, उसके 8वें टर्म के डबल से, टी15 मतलब 15 टर्म, इज इसके जगह इक्वल टू 1 लेस देन ट्वाइस द 8th टर्म, तो 8वें टर्म के डबल से एक कम है, तो 8वां टर्म क्या हो जाएगा T8, इसका डबल यानी कि 2 इंटू T8, इससे कितना कम है, एक कम है, तो माइनस कर देंगे 1, बस खत्म। ये रहा हम लोगों का इक्वेशन, हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया। समझ में आया कैसे लिखा हम लोगों ने, एक बार फिर इसमें ध्यान समझिए। क्वेश्चन में दिया गया था सेकेंड टर्म और सेवन टर्म का जो सम है वो क्या है 30। देखिए सेकेंड टर्म सेवन टर्म दोनों को ऐड कर दिए 30 आ गया। क्लियर क्लियर क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आगे फिर लिखा गया कि जो इस एपी का 15वां टर्म है वो उसके 8वें टर्म के डबल से एक कम है। ये रहा 15वां टर्म, किसके डबल से, 8वें टर्म के डबल से, डबल कर दिए। एक कम कैसे होगा, माइनस कर दिए, ये रहा। बस आगे देखते हैं। अब इतना हमें पता चल गया, अब तो पता ही हमें T7 क्या होता है, T15 क्या होता है, T2 क्या होता है, उसके वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। इक्वेशन a प्लस एन माइनस वन डी हमारे पास है, करते हैं फटाफट से। a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 30। ये क्या हो गया, a प्लस डी, ये क्या हो गया, a प्लस 60 इक्वल टू 30। आगे ये हो गया 2a, ये हो गया 7d इक्वल टू 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कुछ नहीं किया मैंने, बस वैल्यू को पुट किया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन की जगह पे 2, एन की जगह पे 7 मैंने पुट कर दिया। दिख रहा, क्लियर है। हाँ, अब आगे देखते हैं T15। ये क्या होता है T15, a प्लस 16 माइनस, क्या लिख रहे हैं, हाँ ये क्या हो जाएगा, a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2 इंटू 8th टर्म, क्या हो जाएगा, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, इसे ब्रैकेट में कर देते हैं और 1 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे, a प्लस ये क्या हो जाएगा 14d, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू a प्लस 7d माइनस 1, तो a प्लस 14d इक्वल टू 2a प्लस 14d माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग ये 14d कैंसिल हो जाएगा, 2a माइनस a, इससे ये कैंसिल, इक्वल टू 1, यानी कि a का वैल्यू क्या मिल गया हमें, a का वैल्यू मिल गया 1, एक का वैल्यू मिल गया 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इस 2 को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग इक्वेशन 2 कहाँ पे, 1 में, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 7d इक्वल टू 30। ठीक है, ठीक है, तो 7d क्या हो जाएगा 30 माइनस 2, ये 2 इधर आ जाएगा, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 28 आएगा, 28 बाई 7, तो d का वैल्यू क्या आ गया 7 इंटू 4 28, d का वैल्यू 4 आ गया, a का वैल्यू 1 आ गया। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था AP। तो अब आइए निकलते हैं AP। AP क्या होगा, AP फर्स्ट टर्म a प्लस डी, डी है 4, 1 प्लस 4 5, 5 में फिर d ऐड कर देंगे, 5 प्लस 4 9, 9 में 5 ऐड कर देंगे, सॉरी 9 में 4 ऐड कर देंगे 13, 13 में 4 ऐड करेंगे 17, और ये चलता रहेगा। ये आ गया AP। समझ में आया। तो क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना हो, बस ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है क्वेश्चन में दिए गए इंफॉर्मेशन को लिखना, और ये रहा। अगर ये दो चीज आप लिख लेते हैं उसके बाद आपको बस कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है, फॉर्मूला या तो है ही, अगर इसमें अगर मिस्टेक नहीं करते हैं तो आप लोग बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर मेरे साथ साथ यहाँ पे आप लोग मेरे साथ
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ये गलती कभी नहीं होगी और एक क्वेश्चन कैसे लिखते हैं ये भी आप बिल्कुल सीख जाएंगे। इसीलिए आप लोग हमेशा दोपहर 12 बजे आया करें और VIP यूडोसेफ चैनल पे मेरे सेशन को देखा करें, जहाँ पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ या फिर जो जो उसके कॉन्सेप्ट होते हैं उसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप लोग ये जब अगर देखते हैं तो आपको क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में या फिर कोई भी एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे अपने एग्जाम में। तो ये था हमारा आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 तक हो चुका है। अब बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है करीब करीब 48 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, 48-50 के अराउंड है। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। आपका काम क्या है? आपका काम क्या है ये कि जो भी मैंने अब तक क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं ISO को लेकर साइज 5A के, उसी आपको खुद से सॉल्व करना है। NCERT 5.2 मैंने सॉल्व करा रखा पहले से, 5.2 5.1 अगर नहीं सॉल्व किया है, वीडियो नहीं देखे हैं, उसे आपको देखना है। और अगर कोई प्रॉब्लम अगर हो तो प्रॉब्लम आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा जो प्रॉब्लम होंगे। अगर माइनर प्रॉब्लम होगा तो मैं वहीं आपको कमेंट कर दूंगा। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा तो मैं नेक्स्ट सेशन में उससे उस क्वेश्चन को जरूर लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब भी जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें और प्रॉब्लम तो कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी यहाँ पे आके जुड़ सके, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। तो फिलहाल आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने पढ़ाई को जारी रखें। मिलेंगे वो नेक्स्ट सेशन में।